और ईरान की अरब देशों को धमकी। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, यूएस प्रस्ताव का समर्थन नहीं करे अरब। सीधे तौर पर यह कहा गया है कि समर्थन किया तो भुगतने होंगे इसके परिणाम। बहुत बड़ी खबर, परिणाम भुगतने की चेतावनी देते हुए इस वक्त नजर आ रहा है ईरान। हॉर्मुज़ अरब की जीवन रेखा है, हमेशा के लिए बंद हुआ तो नुकसान होगा। बड़ी खबर इस वक्त, युद्ध विराम के बीच हॉर्मुज़ में रुक रुक कर बारूद बरस रहा है। बीती रात अमेरिकी नौसेना ने ईरानी द्वीपों के आसपास हमला किया और इसके अलावा समंदर में ईरानी तेल टैंकर को टारगेट किया गया। इन हमलों को ट्रंप की मिनी वॉर का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके तहत ट्रंप ने ऑपरेशन बैरल शुरू किया है। इसका उद्देश्य ईरानी तेल टैंकर को बर्बाद करना है, जो अगर हॉर्मुज़ में मौजूद रहे या इनकी संख्या समंदर के इस हिस्से में बढ़ी तो ट्रंप की नाकाबंदी का उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकेगा। हॉर्मुज़ जगन के तटीय इलाकों के पास अमेरिका ने हमले किए। केश्म द्वीप में शिपयार्ड पर अटैक किया गया। अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकरों को भी निशाना बनाया। माना जा रहा है कि ये हमले अमेरिकी राष्ट्रपति की छेड़ी मिनी वॉर का नतीजा है, जो बीते 72 घंटे से जारी है। हॉर्मुज़ से आ रही रिपोर्ट्स के मुताबिक फारस की खाड़ी में मौजूद खर्ग द्वीप के आसपास ईरानी शैडो फ्लीट के करीब 50 तेल टैंकर मौजूद हैं। दावा है कि इनमें से कई टैंकर तेल से भरे हैं, जबकि कई टैंकर खाली हैं। ईरान खर्ग पहुंचने वाले तेल को इन टैंकरों में भर रहा है। इसके अलावा ओमान की खाड़ी में भी ईरान के 12 तेल टैंकर मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल भी ईरान तेल भंडारण के लिए कर रहा है। और ईरान के पास बड़ी शैडो फ्लीट मौजूद है, जिसमें करीब 300 से 400 जहाज मौजूद हैं। और साथ ही साथ आपको यह भी जानकारी दे दें कि ईरान का प्लान है इन जहाज़ों को समंदर में तैरते तेल गोदामों में बदलने का। और यही वजह है कि अब दुनिया भर से ईरानी शैडो फ्लीट के तेल टैंकर हॉर्मुज़ पहुंच रहे हैं और इनकी कोशिश है ईरानी तटों पर लौटने की। इन टैंकरों के खिलाफ ट्रंप ने एक मिनी वॉर छेड़ दी है, जिसमें टैंकरों को पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा रहा, बल्कि सिर्फ खराब किया जा रहा है ताकि इन्हें ऑपरेट नहीं किया जा सके। अमेरिका इन जहाज़ों के रडार पर हमले कर रहा है, जो जहाज़ के पिछले हिस्से में मौजूद होता है, और इसका काम जहाज़ों को दिशा देना होता है। ऐसे में इसके नष्ट होने पर जहाज़ मुड़ नहीं सकता, वो अनियंत्रित होकर टकरा जाएगा। जहाज़ का कप्तान उसे एक जगह खड़ा रखने के लिए मजबूर होगा। तेल टैंकर की चिमनी पर भी अमेरिका हमले कर रहा है। इससे इंजन की गर्म गैसें बाहर निकलती हैं। चिमनी के तबाह होने से गैस नहीं निकल सकेगी, जिससे इंजन को नुकसान होगा और जहाज बीच समंदर में बंद हो जाएगा। इसके अलावा अमेरिका इंजन रूम पर भी अटैक कर सकता है, जिसके लिए मुख्य इंजन पर छोटी मिसाइल से हमला किया जा सकता है। ये मिसाइल इंजन रूम में अंदर जाकर ब्लास्ट होगी। इससे कोई बड़ा धमाका नहीं होता, सिर्फ इंजन को नुकसान होता है, लेकिन टैंकर सुरक्षित रहता है। दरअसल ईरान का ज्यादातर कच्चा तेल सौर क्रूड है। पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन में तेल रुकने से तेल और पानी अलग अलग हो जाते हैं, जिससे पाइपलाइन और पंपिंग स्टेशन के पुर्जों में तेजी से जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तेल का बहाव बंद होने से ब्लॉकेज की समस्या खड़ी हो जाएगी। पंप के कई हिस्सों में कच्चे तेल से निकलने वाला खास पदार्थ सूख जाएगा। पंप में डैमेज होने का खतरा होगा। इसके अलावा उत्पादन बंद होने से तेल कुओं को नुकसान होने का खतरा है। ईरान के पुराने तेल कुओं में तेल के नीचे पानी की परत होती है। पंपिंग रुकने से नीचे का पानी ऊपर आ जाएगा। पानी तेल वाली चट्टानों में घुस सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पानी इन चट्टानों से निकालना नामुमकिन होगा। यहाँ मौजूद तेल हमेशा के लिए चट्टानों में फंस जाएगा। इसके अलावा कुएं बंद होने से दबाव कम होने के कारण तेल वाली चट्टानें आपस में चिपक या ढह सकती हैं, जिससे भविष्य में वहां से तेल का निकलना बेहद कम हो जाएगा और ये नुकसान स्थायी होगा। 27 अप्रैल को अमेरिका ने दावा किया था कि 29 अप्रैल तक ईरान की भंडारण क्षमता खत्म हो जाएगी। ईरान या तो सरेंडर करेगा या फिर उसके तेल कुएं बंद हो जाएंगे। लेकिन अब जो CIA की रिपोर्ट आई है, उसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दी है। रिपोर्ट में दावा है कि इस तरह से ईरान के तेल डिपो भरने में कई महीने लग जाएंगे और अमेरिका की नाकाबंदी नाकाम हो जाएगी। कैस्पियन सागर चारों तरफ से लैंडलॉक्ड है, यानी जमीन से घिरा है। इसके चारों तरफ कुल 5 देश हैं: रूस, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और ईरान।
जमीन से गिरा होने की वजह से यहां अमेरिकी सेना नाकाबंदी नहीं कर सकती है और यही वजह है कि अब ईरान ने अनाज और रोजमर्रा से जुड़ी दूसरी अहम चीजों के लिए इस समंदर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जिसमें रूस उसकी मदद कर रहा है। रूस के अस्त्रखन बंदरगाह और ईरान के बंदर अंजाली बंदरगाह की दूरी करीब 1200 किलोमीटर है और इन बंदरगाहों के बीच जहाजों की आवाजाही काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। वहीं रूस के मकचकला बंदरगाह और ईरान के अमीराबाद बंदरगाह के बीच भी व्यापार काफी ज्यादा बढ़ गया है और इन दोनों बंदरगाहों की दूसरी 900 जो दूरी किलोमीटर है उसमें आपको बताएं वो है 900 किलोमीटर की, उसके आसपास की है ये दूरी। अभी तक इन बंदरगाहों के जरिए हथियार, ड्रोन और मिसाइलें भेजी जाती थी, लेकिन अब जहाज़ों में भरा माल ये बदल चुका है। रिपोर्ट्स की माने तो रूस जहाज़ों में ईरान के लिए गेहूं, जौ, मक्का भेज रहा है ताकि ईरान में खाद्य संकट पैदा ना हो सके। इसके अलावा धातु, लकड़ी और अलग अलग तरह के केमिकल भी रूस से ईरान कैस्पियन सागर के जरिए भेज रहा है। मिडिल ईस्ट में बारूदी सुनामी की आहट तेज हो गई है। ट्रंप का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस ईरान के मुहाने पर खड़ा है। पेंटागन के 29 युद्धपोत और हाईटेक बॉम्बर्स ने टारगेट लॉक कर दिए हैं। ईरान के पास मोहलत के चंद घंटे बचे हैं, या तो 450 किलो यूरेनियम और हॉर्मुज़ स्ट्रेट की चाबी अमेरिका को सौंप दे या फिर विनाश के लिए तैयार रहे। इजराइल और मोसाद की हिट लिस्ट तैयार है, जिसमें ईरान का पूरा एनर्जी सेक्टर शामिल है। अगर कूटनीति फेल हुई तो आज रात ईरान के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। अब फैसला तेहरान को करना है, वार्ता चाहिए या विध्वंस। अगर ईरान ने प्रस्ताव की सभी शर्तें नहीं मानी तो अमेरिका अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। अगर ईरान ने प्रस्ताव की कुछ शर्तें मानी तो भी अमेरिका दबाव बनाने के लिए ऑपरेशन फ्रीडम का अगला चरण शुरू कर सकता है। अगर ईरान ने प्रस्ताव की तमाम शर्तें मान ली तो अमेरिका तुरंत हॉर्मुज़ खोलने के लिए कह सकता है। ऐसा भी हो सकता है मुज्तबा यूरेनियम को शिफ्ट करा सकते हैं। अभी ईरान के 3 परमाणु ठिकाने एक्टिव हैं। पिकेक्स की पहाड़ियों में बुशहर परमाणु ठिकाना है, जहां यूरेनियम संवर्धन किए जाने की आशंका है। बुशहर से 598 किलोमीटर दूर इस्फहान परमाणु ठिकाना है, यहां से भी यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है। इस्फहान से 132 किलोमीटर दूर नातांज परमाणु ठिकाना है, जहां अमेरिका के हमले के बाद भी ईरान ने उसे दोबारा बना लिया। इन तीनों ठिकानों से यूरेनियम शिफ्ट कराया जा सकता है, जिसे कैस्पियन सागर रूट से ले जाया जा सकता है। इसके लिए नातांज से 480 किलोमीटर पर सड़क मार्ग से बंदरे अंजाली पोर्ट तक पहुंचाया जा सकता है और उसके आगे 1200 किलोमीटर के समुद्री रूट से रूस के ओलिया पोर्ट तक यूरेनियम शिप के जरिए पहुंचाया जा सकता है। इस तरीके से यूरेनियम सुरक्षित रूस तक पहुंच सकता है। ऐसा अंदेशा है कि ईरान से यूरेनियम रूस जा सकता है। ईरान प्राथमिकता रूस को ही देगा, क्योंकि अमेरिका रूस से टकराने की हिम्मत नहीं करेगा। जबकि दूसरा विकल्प चीन भी है। हो सकता है तेल सप्लाई के बदले चीन यूरेनियम सुरक्षित रखने का भरोसा दे। यूएस का ऑपरेशन फ्रीडम प्लस शुरू हुआ तो ईरान के 5 ठिकाने सबसे पहले टारगेट पर रह सकते हैं, जिसमें सबसे पहला हमला खर्ग आइलैंड पर हो सकता है। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल निर्यात केंद्र है, यहीं से 90% सप्लाई होती है। और दूसरा टारगेट है असालू, ये है पेट्रोकेमिकल हब। साउथ पार्ट्स का गेटवे इसे कहा जाता है, जहां से 48% पेट्रोकेमिकल सप्लाई होता है। तीसरा टारगेट आबादान खुजेस्तान रिफाइनरी है, जो ईरान की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, जहां 4 लाख बैरल तेल प्रतिदिन रिफाइन किया जाता है। अगला टारगेट है बंदर महाशहर, जो एक पेट्रोकेमिकल हब है। 28% पेट्रोकेमिकल प्रोडक्शन होता है। 5वें नंबर पर बुशहर का गना वे और गोरे पाइपलाइन जंक्शन है, जहां से खर्ग तक तेल सप्लाई किया जाता है। इन तमाम ठिकानों पर हमला करके ईरान की इकोनॉमी तबाह करने का लक्ष्य है। इजराइल ने वॉशिंगटन को एक मैसेज भेजा है, जिसमें कहा है कि अमेरिका सैन्य ऑपरेशन फिर शुरू करता है तो हिट लिस्ट में ईरान के एनर्जी ठिकाने भी शामिल होने चाहिए, जिसके लिए मोसाद खुफिया जानकारी मुहैया कराएगा, जिससे 24 घंटे में ईरान के एनर्जी ठिकानों को तबाह किया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर जारी है, लेकिन अरब देशों में पूरी तरह शांति नहीं है। 4 मई से अब तक ईरान ने कई बार यूएई पर हमले किए हैं, जिससे सऊदी अरब में डर है। सबसे बड़ी दिक्कत एयर डिफेंस की है। ईरान मिसाइल और ड्रोन से हमले करता है, लेकिन सऊदी अरब के पास इंटरसेप्टर मिसाइलें नहीं है। पेट्रियट एयर डिफेंस की गिनती की मिसाइलें बची हुई हैं।
दूसरी तरफ अमेरिका तुरंत हथियार देने की स्थिति में नहीं है। अमेरिका के हथियारों का स्टॉक बहुत कम हो गया है। ऐसे में सऊदी अरब मजबूरी में दूसरे देशों से हथियार खरीदने की कोशिश में है और ईरान के क्रोध से बचने के लिए अमेरिका से दूरी बना रहा है। यूएई, कतर, सऊदी अरब में मिसाइल धमाके हुए। ईरान के ड्रोन को रोकने में अमेरिकी मिसाइलें नष्ट हुई। ईरान ने पैट्रियट और थार्ड सिस्टम को भी निशाना बनाया। अरब देशों ने अब साउथ कोरिया से संपर्क किया है। ब्रिटिश मिसाइलों को खरीदने पर विचार चल रहा है। यूक्रेन से सस्ते ड्रोन इंटरसेप्टर देने की मांग की गई है। एक रिपोर्ट में दावा है कि सऊदी अरब ने अमेरिका को अपना बेस देने से मना कर दिया है। ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकने की सबसे बड़ी वजह यही है। कतर और यूएई भी अब अमेरिका के अभियान से दूरी बना रहे हैं। ईरान अपने पड़ोसियों को दुश्मन नहीं बताता। ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाता है। अरब पर हमले के लिए अमेरिका को वजह बताता है। अमेरिका को ईरान से जंग के दौरान बड़ा नुकसान हुआ है। अरब देशों की सुरक्षा में तैनात पेट्रियट एयर डिफेंस की मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो चुका है। दावा है कि अमेरिका अपनी 50% पेट्रियट मिसाइलें गंवा चुका है। पेट्रियट के अलावा थार्ड एयर डिफेंस की भी तैनाती की गई थी। ईरान ने कई थार्ड सिस्टम को नष्ट कर दिया। वहीं लगातार ड्रोन हमलों की वजह से थार्ड की मिसाइलों का भी आधा स्टॉक नष्ट हो चुका है। ईरान में लगातार हवाई हमलों की वजह से अमेरिका के JASSM-ER मिसाइल का स्टॉक भी खत्म हो चुका है। अमेरिका के पास कुल 1500 मिसाइलों का स्टॉक था। इसमें से 1100 मिसाइलों का इस्तेमाल हमलों के दौरान कर लिया गया। अब अमेरिका के पास सिर्फ 400 मिसाइलें बची हैं। टॉमहॉक मिसाइल का भी खूब इस्तेमाल किया गया। ईरान पर हमले के लिए 1000 से ज्यादा मिसाइलें दागी गईं, जबकि अमेरिका में एक साल में सिर्फ 100 मिसाइलों का प्रोडक्शन होता है। यानी अमेरिका जिस रफ्तार से स्टॉक तैयार करता है उसका 10 गुना खर्च हो चुका है। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान को लेकर CIA की रिपोर्ट गलत है। ईरान की मिसाइल क्षमता 120% बढ़ी है। सुरक्षा करने की क्षमता और बढ़ गई है। अरब देशों को ब्रिटेन ने मदद का भरोसा दिया है। ब्रिटेन कम लागत वाली इंटरसेप्टर मिसाइल देगा। ब्रिटिश सिस्टम ड्रोन मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम है। सऊदी अरब ने अब दक्षिण कोरिया से संपर्क किया है। दक्षिण कोरिया से KM-SAM एयर डिफेंस सिस्टम पर बात चल रही है। दक्षिण कोरिया से सऊदी को डिफेंस सिस्टम की सप्लाई हो सकती है। दक्षिण कोरियाई सिस्टम 40 किलोमीटर रेंज में टारगेट नष्ट कर सकता है। दक्षिण कोरिया का एयर डिफेंस एक साथ कई टारगेट नष्ट कर सकता है। यूएई में इसका इस्तेमाल हो रहा है, जिससे अरब देशों में KM-SAM एयर डिफेंस को लेकर भरोसा बढ़ा है। अरब में शांति के लिए ईरान के शर्तों पर अड़ने से ट्रंप की मुश्किल बढ़ी तो जरूर, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इस मुश्किल से निकलने का एक ऐसा रास्ता तैयार कर लिया जिसने संपूर्ण अरब की सुरक्षा दांव पर लगा दी। ये रास्ता है एक छोर से कूटनीति जारी रखना और दूसरे छोर पर ईरान को कमजोर करना, जिसमें सिर्फ हॉर्मुज पर नाकाबंदी नहीं बल्कि ईरान के सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाकर आर्थिक नाकाबंदी भी लागू करना है। अब ट्रंप के इस कदम का अरब पर क्या पड़ने वाला है असर, वो जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। यूएस ने समुद्री सीमा घेरी, अरब में बजी रणभेरी। ईरान की नब्ज पर प्रहार, अरब में युद्ध का विस्तार। कि ईरान के हथियार निर्माण क्षमता में चीन का योगदान है। मिसाइल तकनीक में चीन ही ईरान का मददगार है। ईरान की नई मिसाइलों का तकनीकी आधार चीन ने दिया है और ईरान के ड्रोन निर्माण के लिए प्रमुख पार्ट्स भी चीन से मिलते हैं। तो क्या ईरान अमेरिका के इस चक्रव्यूह को तोड़ पाएगा या फिर डील की मेज पर घुटने टेकने को मजबूर होगा? ये वो लोग और कंपनियां हैं जो ईरान की सेना को घातक हथियार, शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल बनाने के लिए कच्चे माल की सप्लाई कर रहे थे। यानी अमेरिका का मकसद साफ है, ईरान अपनी हथियार उत्पादन क्षमता फिर से हासिल ना कर सके और अपनी सीमाओं के बाहर हमले ना कर पाए। ईरान के बचे हुए नेता डूबते जहाज में चूहों की तरह फंसे हैं। हमारा विभाग आर्थिक अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। ट्रंप के नेतृत्व में हम ईरान को हथियार मुहैया कराने वाले विदेशी लोगों और कंपनियों पर कार्रवाई लगातार जारी रखेंगे। दावा है कि ईरान को हथियार दिलाने में सबसे बड़ी भूमिका चीन और हांगकांग की कंपनियों की है। चीन की योशिता कंपनी ईरान की ताकत के केंद्र CDPI के लिए बिचौलिए का काम कर रही थी।
CDPI ने ही चीन से मैनपैड समेत घातक हथियार खरीदने का प्रयास किया, जबकि हांगकांग की मुस्ताद लिमिटेड कंपनी ने सीधे तौर पर IRGC के लिए लाखों डॉलर के हथियारों की खरीद को सुगम बनाया। दावा यह भी है कि चीन की हीटेक्स इंसुलेशन निंगबो कंपनी PESE को ही कार्बन फाइबर और दूसरी सामग्री सप्लाई कर रही थी और अमेरिका ने इसी हीटेक्स कंपनी के चीनी प्रतिनिधि ली जिनपिंग समेत कंपनी पर बैन लगा दिया। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका कूटनीति का नया खेल भी खेल रहा है। डील के मुद्दे में 30 दिन ईरानी बंदरगाहों पर आर्थिक नाकाबंदी कम करना भी शामिल है। दूसरे विश्व युद्ध का विजय दिवस 9 मई को मॉस्को के रेड स्क्वायर में मनाया गया। इसके मंच से पुतिन ने नेटो के खिलाफ अपने मिशन का ऐलान कर दिया। इस समारोह पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों का खतरा मंडरा रहा था, इसीलिए हर साल की तरह रूस की एटमी मिसाइलें और आधुनिक टैंक तो नजर नहीं आए। हालांकि समारोह से पहले ही पुतिन ने 8 से 9 मई को सीज फायर का ऐलान कर दिया था, लेकिन यूक्रेन के हमलों की आशंका के मद्देनजर रूस ने अपने शक्ति प्रदर्शन को सीमित रखा। कि परेड की अवधि तक रेड स्क्वायर क्षेत्र में यूक्रेनी हथियारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। मॉस्को शहर की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए। इसके साथ ही VVIP इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात की गई। लेबनान और गाजा के फ्रंट पर इजराइल कूटनीतिक कदम उठा रहा है, लेकिन हालात बता रहे हैं कि यह कदम सिर्फ दिखावा है। नेतन्याहू का मकसद कुछ और है। मकसद है हमास और हिजबुल्लाह का विनाश, जिसे झुकाने के लिए एक तरफ कूटनीति हो रही है तो दूसरी तरफ इजराइल उन्हें हमले के लिए भी उकसा रहा है। हालांकि अब भी लेबनान के फ्रंट पर स्थिति बिगड़ी नहीं है, लेकिन गाजा के फ्रंट पर नेतन्याहू ने कुछ ऐसा किया है जिसने युद्ध विस्तार की जमीन तैयार कर ली है। कैसे, इस रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। शांति पर बात और बारूदी विनाश। 72 घंटों से गाजा में सिर्फ बारूद बरस रहा है। वो शख्स था हमास के मुख्य वार्ताकार खलील अल हय्या का बेटा अज्जम अल हय्या। इस हत्या के पीछे नेतन्याहू का एक मास्टर प्लान है। विशेषज्ञों का दावा है कि इजराइल हमास को उकसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हमास गुस्से में आकर इजराइल पर जवाबी हमला करे और इजराइल को गाजा फ्रंट को फिर से एक फुल स्केल युद्ध में बदलने का बहाना मिल जाए। ईरान युद्ध को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पोप लियो 14वें के बीच तनाव को कम करने का अभियान शुरू हो गया है। कमान ट्रंप के भरोसेमंद और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने संभाली हुई है जिम्मेदारी। ट्रंप ने पहले पोप को टिप्पणियों की आलोचना की थी। पोप लियो ने शांति और बातचीत का आह्वान करते हुए इसका जवाब दिया था। रूबियो और पोप के बीच आधे घंटे से अधिक देर तक बातचीत हुई। मिडिल ईस्ट और मानवाधिकारों जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा की गई। पोप रूबियो से काफी प्रभावित हुए और देर तक बातचीत करते रहे।